नमस्कार, स्वागत है आपका इस विशेष पेशकश में जो इस वक्त मैं अंकित त्यागी आपके लिए टेल अवीव से लेकर आ रहा हूँ। अब से कुछ देर पहले जैसे ही हम इस शो के लिए तैयारी कर रहे थे, आने की कोशिश कर रहे थे, 2 बार पिछले आधे घंटे के अंदर यहाँ पर अलर्ट के सायरन बजे। मिसाइल का जो खौफ है उसकी चेतावनी बजी और उसके चलते हमें भी बंकर में दौड़ना पड़ा। एक तरफ जहाँ चौथे हफ्ते में ये युद्ध पहुंच चुका है, सबकी निगाहें इस वक्त वॉशिंगटन डीसी पे टिकी हुई है, जहां पर एक 4 सेकंड के वीडियो ने पूरा जो माहौल है, कम से कम व्हाइट हाउस के उस वीडियो ने माहौल को कहीं ना कहीं किसी संशय में डाल दिया है, खौफ में डाल दिया है। सोशल मीडिया पर हर जगह चर्चा यही है कि क्या वॉशिंगटन डीसी, क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो एक ईरान के साथ समझौते का मूड था, क्या वो समय अब खत्म हो गया है, क्या वो विंडो अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अगर जल्दी समझौता नहीं होता तो इसका नतीजा काफी विध्वंसक हो सकता है। उसका नतीजा एक तगड़ा ब्लैकआउट, एक तगड़ी कार्रवाई अमेरिका की तरफ से हो सकती है। और इसी असमंजस में अब दुनिया की नजरें आने वाले कुछ घंटों और दिनों पर टिकी हुई है। जिस वक्त महायुद्ध में शहर शहर बारूद बरस रहा है, मिसाइल तेहरान से निकलकर तेल अवीव और खाड़ी मुल्कों की तरफ जा रही हैं, ड्रोन और फाइटर जेट्स इनकी भिड़ंत सुर्खियां बन रही हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस वाली एक पोस्ट दुनिया को हैरान कर रही है। व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए इस 4 सेकंड के वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर एक भी फ्रेम मिस कर दिया तो अमेरिका का सीक्रेट कोड मिस हो जाएगा। वीडियो क्लियर नहीं है, ग्लिच जैसा दिखता है, यानी रुकावट जैसा, मगर संकेत ये कि अमेरिका ने दुश्मन के नेटवर्क में सेंध लगा दी है। अब इन कैप्शंस को देखिए, यहाँ 2 इमोजी है, फोन और स्पीकर। इसका मतलब साफ है कि संदेश भेज दिया गया है। अब इसके बाद वीडियो में अंधेरे में फहराता अमेरिकी झंडा दिखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका खामोशी से और पर्दे के पीछे से काम कर रहा है, यानी एक तरह की मूक चेतावनी, साइलेंट वार्निंग। जैसे कह रहा हो, अमेरिकी फायर पावर हमेशा सक्रिय है और आगे कुछ बड़ा और भयंकर होने वाला है। This is the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. Again, let me reiterate, this is the largest elimination of a navy on the face of the planet in a 3-week period since World War II. We are systematically dismantling Iran's defense industrial base, which will prevent future threats to the region. Our military also remains laser focused on eliminating the regime's threat to the free flow of energy through the Strait of Hormuz. Over the weekend, we dropped several 5,000-pound bombs on an underground facility used to store equipment, including anti-ship cruise missiles and mobile missile launchers positioned along the coastline of the strait. Our military efforts grow more successful with each passing day, steadily degrading Iran's ability to terrorize merchant ships. सवाल है कि 4 सेकंड के वीडियो से मैसेज क्या है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कोई कहता है कि व्हाइट हाउस ये मैसेज देना चाहता है कि हमने अपना अल्टीमेटम ईरान को भेज दिया है। ईरान को ये एक मूक चेतावनी भी हो सकती है कि कूटनीति का वक्त समाप्त हो रहा है। 5 दिन की युद्ध विराम की विंडो खत्म हो रही है, अब सीधे बड़े एक्शन की बारी है। झंडे की झलक ये पुख्ता करती है कि संदेश सीधे अमेरिकी संप्रभुता और ताकत का प्रतीक है। फोन में मैसेज की टोन का मतलब साइबर कमांड की सक्रियता की ओर इशारा करना हो सकता है। मैसेज ये कि हम आपके एनक्रिप्टेड नेटवर्क के बेहद करीब हैं। या ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने ईरान के किसी इंपॉर्टेंट नेटवर्क को इंटरसेप्ट कर लिया हो या उसके सिस्टम में सेंध लगा दी हो। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि 4 सेकंड का वीडियो दुश्मन को मानसिक रूप से थकाने वाला, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का तरीका भी हो सकता है। अमेरिका को लगता है कि ईरान के इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स अब इस वीडियो के हर पिक्सल को स्कैन करेंगे कि कहीं इसमें कोई स्टेगनोग्राफी यानी फोटो के पीछे छिपा कोई कोड तो नहीं, यानी वो अब कई घंटे तक इस 4 सेकंड के वीडियो को डिकोड करने में बिता सकते हैं। शायद अमेरिका यही चाहता हो।
We are very close to meeting the core objectives of Operation Epic Fury, and this military mission continues unabated. From the outset, President Trump and the Department of War estimated it would take approximately 4 to 6 weeks to achieve this critical mission. 25 days in, the greatest military the world has ever known is ahead of schedule and performing exceptionally. Day by day, the Iranian regime is being crippled, and their ability to threaten the United States and our allies is being significantly weakened. Their ambitions of building a nuclear weapon have also been crushed to an even greater degree than they were in Operation Midnight Hammer in June 2025. That's why you're beginning to see the regime look for an exit ramp. अब ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के रहस्यमय संदेश व्हाइट हाउस की तरफ से फ्लोट किए गए हैं। साल 2011 वाले ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर यानी ओसामा बिन लादेन वाले मिशन के दौरान गेरोनिमो कोड का इस्तेमाल किया गया था। सार्वजनिक ऐलान से पहले कुछ बेहद संक्षिप्त डिजिटल सिग्नल पेंटागन की तरफ भेजे गए थे। सीरिया पर 2018 के अमेरिकी हमले से ठीक पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल मीडिया पर गेट रेडी रशिया और कुछ मिस्टीरियस इमेजेस पोस्ट की थी, जो असल में जंग की लॉन्च वार्निंग थी। 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान रेडियो पर बीप और खास टोन के जरिए संदेश भेजे जाते थे ताकि दुश्मन के रडार को कंफ्यूज किया जा सके। लेकिन ईरान के सरकारी टेलीविजन और सेना में कोई कंफ्यूजन नहीं। जहां तक जंग का सवाल है तो उनका कहना है ये युद्ध हम पर थोपा गया है और इसे खत्म हम ही करेंगे। हम इस युद्ध को पूरी तरह और हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं, लेकिन केवल अपनी शर्तों पर। अगर दुश्मन को लगता है कि बमबारी करके हमें बातचीत की मेज पर ले आएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। हमारी सैन्य शक्ति किसी एक मूल ढांचे पर निर्भर नहीं जिसे वो नष्ट कर सके। हमारी रक्षा प्रणाली मोज़ेक की तरह बिखरी हुई और स्वतंत्र। हमारी नीति प्रतिरोध जारी रखने और देश की रक्षा करने की, और हम बातचीत नहीं करेंगे। हम अपना घर जला देंगे, लेकिन दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मगर ट्रंप अभी रुके हुए हैं, शायद ब्लफ मास्टर की भूमिका में। एक तरफ कहते हैं कि ईरान को डील कर लेनी चाहिए, फिर ये भी कहते हैं कि ईरान को मिटाने से कोई बचा नहीं सकता। और इन धमकियों के बीच व्हाइट हाउस के सोशल मीडिया अकाउंट पर डिजिटल मैसेजिंग हो रही है। मतलब यही है कि अमेरिका ने ईरान के डिफेंस सिस्टम में शायद सेल लगा दी और ये नोटिफिकेशन शायद तेहरान के कमांड सेंटर को भेज दिया कि वो आखिरी मैसेज है जिसे अब दुनिया देख रही है। या फिर ये भी हो सकता हो कि मुस्तफा के लोकेशन ट्रेस हो चुकी है। इस वक्त हम तेल अवीव में हैं और यहाँ पर मिसाइल का अलर्ट जो है वो साउंड हुआ है और हम कोशिश जो कर रहे हैं वो यहाँ पर जो नियरेस्ट बंकर है वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें जो शेल्टर है, मैं ज़रा आपको दिखा देता हूँ। ये शेल्टर भी, ये आप देखेंगे तो ये है शेल्टर जिसमें हमें जाना है। और यहाँ पर आके मेरा जो सिग्नल है वो थोड़ा सा सकता है। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, जो चौथा हफ्ता चल रहा है लड़ाई का, उसमें भी लगातार इतनी बातचीत होने के बाद कि अब यहाँ पर शांति की कोशिशें की जा रही हैं। करीब 24 घंटे की जद्दोजहद के बाद आज मैं जब तेल अवीव पहुँचा तो यहाँ पर हमारे पहुँचने से कुछ देर पहले, चाहे तेल अवीव हो या फिर इजराइल की राजधानी जो जेरूसलम है, वहाँ पर ताबड़तोड़ ईरानी मिसाइलों का हमला हुआ। कई जगह पर नुकसान भी हुआ। चौथे हफ्ते में जैसे ये जंग पहुंचती जा रही है, पूरा जो मिडिल ईस्ट का ये एक थिएटर है, जो वॉर जोन है, ये एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। नुकसान की खबरें जो हैं वो सिर्फ ईरान से ही नहीं, इजराइल से और बाकी खाड़ी देशों से भी आ रही हैं। ईरान ने आज इस हमले को जो तेजी दी है, उसके बाद उन्होंने एक धमकी भी दी कि एक देश मिडिल ईस्ट में अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर कब्जा करना चाहता है और अगर ऐसी कोशिशें हुई तो ईरान भी 2 कोस्ट लाइन पर कब्जा कर लेगा। इस बड़ी धमकी के बाद जवाब वॉशिंगटन से आया। उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो उसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। क्या ईरान पर ट्रिपल अटैक होने वाला है? खाड़ी में ट्रंप का बारूदी पार्टनर कौन है? क्या ईरान यूएई बहरीन को कैप्चर करने वाला है?
सवाल जितने बड़े हैं, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने के इरादे उतने ही बारूदी, क्योंकि महायुद्ध की टाइमलाइन उस ट्रिगर पर पहुंच चुकी है जहां कुछ भी मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। न्यूक्लियर थ्रेट, बातचीत, डील और सीजफायर की केमिस्ट्री के बीच बैटलफील्ड में बारूद सुलगे 1 महीना होने को है। अमेरिका इजराइल के हमलों में जितना नुकसान ईरान का हुआ, उतनी ही बड़ी चोट, उतने ही बारूदी जख्म तेहरान ने खाड़ी मुल्कों को दिए। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के नए राउंड में ईरान ने अमेरिका और उसके सहयोगियों के कई ठिकानों को टारगेट किया। तेल अवीव और यरूशलेम की जमीन मिसाइल धमाकों से धधक उठी, लेकिन ईरान के पावरफुल स्ट्राइक एपिसेंटर फिर खाड़ी मुल्क बने। 26 मार्च की सुबह तेहरान ने फिर खाड़ी के 3 मुल्कों को टारगेट किया। मिसाइलों की बौछार कुवैत पर हुई। कैंप आरिफजान और अली अल सलम एयरबेस को भारी नुकसान हुआ। ईरानी मिसाइलों का दूसरा टारगेट सऊदी अरब में अमेरिकी बेस अल खर्ज बना। निशाना तो बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर भी था। ईरान के इस एग्रेशन की वजह है उसके खिलाफ बना वो कैप्चर प्लान, जिसके खिलाफ तेहरान से एक ऐसी बारूदी वार्निंग रिलीज हुई जो आने वाले भीषण तूफान की आहट है। ईरानी संसद के चीफ बागर गलीफाफ इन्होंने ऐसा ट्वीट किया जिसने पेंटागन से खाड़ी मुल्कों में खलबली मचा दी। गलीफाफ ने दावा किया, एक पड़ोसी मुल्क अमेरिका के साथ मिलकर ईरान की सरजमी को कुतरने की साजिश कर रहा है। ईरान के दुश्मन क्षेत्रीय देशों में से किसी एक के समर्थन से ईरान के द्वीपों में से किसी एक पर कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं। दुश्मन की सभी गतिविधियों पर हमारी सेना की कड़ी निगरानी है। अगर वो अपनी सीमा पार करते हैं तो उस क्षेत्रीय देश के सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे बिना किसी रोक टोक के लगातार हमलों का निशाना बन जाएंगे। ईरान के दावे की सुई सीधे यूएई की तरफ घूम रही है। शक की वजह है दोनों मुल्कों में दशकों पुरानी वो अदावत जिसकी नफरत 3 छोटे आइलैंड पर तैरती आई है। अदावत की वजह, दोनों मुल्कों में दुश्मनी की वजह अबू मूसा, ग्रेटर टूनब और लेसर टूनब जैसे द्वीप हैं। ईरान इन्हें अपना कहता है जबकि यूएई इन आइलैंड को अपनी जागीर मानता है। गलीबाफ का इशारा साफ है कि अब यह सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि पश्चिमी ताकतों का नया अड्डा बनने वाला है। सवाल है कि कब्जा कहां से हो सकता है। इसका सिग्नल चंद रोज पहले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दे चुके हैं। कह चुके हैं कि पेंटागन का नेक्स्ट टारगेट खार्क है। I mean, and as you know, their leadership is gone. Their leaders are gone. They picked new leaders, they're gone. They picked new leaders, they're gone. And now they're looking for new leaders again. We can take out the island if anytime we want. I call it the little oil island that sits there, so totally unprotected. We've taken out everything but the pipes. We left the pipes because to rebuild the pipes would take years for them to do. But we are, I would say, we are substantially ahead of schedule, and I had to do this. I call it an excursion. यानी महायुद्ध की बारूदी कहानी में असली ट्विस्ट है खार्क द्वीप, दुनिया का वो कोना जहां से ईरान का 90% तेल बहता है। डोनाल्ड ट्रंप अक्सर ये कहते रहे हैं कि अगर ईरान को घुटनों पर लाना है तो उसके तेल के खजाने यानी खार्क पर कब्जा करना जरूरी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए पेंटागन बूट्स ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को आगे बढ़ा चुका है। अमेरिका के सबसे एडवांस एलीट पैराट्रूपर यूनिट के कमांडोज इसकी रिहर्सल कर रहे हैं। अमेरिका की यह सबसे खतरनाक कमांडो यूनिट दुनिया में कहीं भी महज 18 घंटों में तैनात हो सकती है और चंद घंटों में एयरफील्ड और किसी इलाके पर कब्जा जमा सकती है। तो क्या खार्क द्वीप पर कब्जे के लिए ही जमीनी सैनिक भेजे जा रहे हैं? इस डेवलपमेंट के बीच पेंटागन से ईरान पर एक और धमकी आई। कहा गया कि अगर ईरान नहीं माना तो उसे अंजाम भुगतना होगा। The remaining elements of the Iranian regime have another opportunity to cooperate with President Trump, permanently abandon their nuclear ambitions, and cease actively threatening America and our allies. But the president's preference is always peace. There does not need to be any more death and destruction. But if Iran fails to accept the reality of the current moment, if they fail to understand that they have been defeated militarily and will continue to be, President Trump will ensure they are hit harder
than they have ever been hit before. President Trump does not bluff, and he is prepared to unleash hell. Iran should not miscalculate again. खाड़ी से ईरान के खिलाफ साजिश ने सर उठाया तो एक मोर्चा खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने संभाला। खुलकर कहा, जो खाड़ी देश हमले की सोच रहे हैं उन्हें संभल जाना चाहिए, क्योंकि पहले वो कह रहे थे हम अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब सबूत मिले हैं कि उनकी जमीन से हमला हुआ है। वॉशिंगटन में बैठे लोग अगर खार्ग द्वीप पर कदम रखने का सपना देख रहे हैं तो वो अपनी मौत के वारंट पर दस्तखत कर रहे हैं। सुन लीजिए, खार्ग कोई लावारिस जमीन नहीं है, ये ईरानी संप्रभुता का किला है। हमारी रणनीति स्पष्ट है, अगर खार्ग हमारा नहीं रहेगा तो ये दुनिया में किसी और के काम भी नहीं आएगा। मैं अमेरिका को चेतावनी देता हूँ, जिस पल आपका पहला सैनिक खार्ग की मिट्टी को छुएगा उसी पल से वैश्विक ऊर्जा बाजार का अंत शुरू हो जाएगा। हम सिर्फ अपना बचाव नहीं करेंगे, हम उस द्वीप को एक ऐसे आग के गोले में तब्दील कर देंगे कि खाड़ी का पानी अमेरिकी सैनिकों के खून से लाल हो जाएगा। अमेरिका की धमकियों के बीच ईरान ने खार्ग द्वीप की सुरक्षा बढ़ा दी है। एयर डिफेंस और माइंस का बारूदी जाल खार्ग द्वीप की नीली लहरों के बीच बिछा दिया गया है। इससे ठीक पहले सऊदी अरब ने कह दिया था कि ईरान पर हमला जारी रखना होगा, क्योंकि जब तक ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को सरेंडर नहीं करता, खाड़ी मुल्कों पर परमाणु हमले का खतरा मंडराता रहेगा। हालांकि ईरान कह चुका है कि अगर हमला हुआ तो खाड़ी मुल्कों के कोस्ट वाले इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। ईरान को बहरीन और यूएई के तटीय इलाकों पर कब्जा करते देर नहीं लगेगी। एक बार सर्वोच्च नेता ने चेतावनी दी थी कि अगर कोई ईरान के खिलाफ हाथ उठाएगा तो हम उसे कंधे से काट देंगे। हम ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह रहे हैं। पड़ोसी देश सावधान रहें कि वो शत्रु ताकतों की मेजबानी ना करें। अगर ईरान की ओर से सबसे कमजोर उंगली भी उठी तो उसके कंधे काट दिए जाएंगे। यही हमारा संदेश है। ईरान के द्वीपों पर कब्जे की ये फिराक क्या तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी, या फिर ये सिर्फ अमेरिका के मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक हिस्सा है? जो भी हो, ईरान की इस चेतावनी ने बता दिया कि खाड़ी में अब शांति की गुंजाइश खत्म होती जा रही है। ओमान की खाड़ी में समुंदर का जो पानी है वो खौफ से खौल रहा है, और उसका कारण ये है कि एक बहुत ही वीवीआईपी टारगेट जो वहां पर है उसको ईरान ने अपने हमलों से पूरी खाड़ी से खदेड़ने की कोशिश की। और ये वीवीआईपी टारगेट और कोई नहीं, अमेरिका का सबसे ज्यादा मजबूत विध्वंसक युद्धपोत अब्राहम लिंकन है। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति अमेरिका ने कहा कि वहां पर जो ईरान है उसकी तरफ से 1-2 नहीं 101 मिसाइलें दागी गई, हमला करने की कोशिश की गई। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो हमारी पेट्रियट बैटरी थी, जो हमारे सुरक्षा कवच थे, उन्होंने उन मिसाइलों को खिलौने की तरह विध्वंस कर दिया। उन्हें अभी तक इस युद्धपोत तक नहीं पहुंचने दिया गया। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल ये होता है कि क्या इस कोशिश से ईरान एक पूरे युद्ध की, एक फुल फ्लेज्ड वॉर की तैयारी कर रहा है, कम से कम उसकी चेतावनी दे रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उसका इम्तिहान जो यूएस का पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका भी पूरी तरीके से इस हमले में लिया गया। लेकिन जहां तक अब तक इस हमले और उसके जवाब की बात रही, ये अब तक का सबसे बड़ा, कम से कम ये माना जा सकता है, जो ईरान की तरफ से कोशिश थी। और इस कोशिश का जवाब अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या ईरान ने वाकई समंदर के सिकंदर पर हमला किया? क्या यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल अटैक हुआ था? ईरान की 100 मिसाइलें अमेरिकी युद्धपोत की तरफ उड़ी थी। इस महायुद्ध का दायरा और कितना बढ़ेगा? ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका की तरफ ईरान ने अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश की। ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइलें देश से निकली और उस तरफ गईं जहां अमेरिका के युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सामने ये बात कबूल की कि उनके वीआईपी एसेट को टारगेट करने की कोशिश हुई थी। सुनिए। They shot 100 missiles at one of our aircraft carriers, the Abraham Lincoln, one of the biggest ships in the world, actually. And out of 101 missiles shot, every single one of them was knocked down in the sea. Think of that. ट्रंप की बात आपने सुनी, लेकिन ईरान ने इस बारे में क्या कहा?
ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उनके कोस्टल क्रूज मिसाइलें और ड्रोन्स ने कैरियर को निशाना बनाया है और उसे अपनी पोजीशन बदलने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान का कहना है कि अब्राहम लिंकन अब उनके मिसाइल रेंज की जद में है और खार्ग आइलैंड की सुरक्षा के लिए वो उसे डुबोने से भी परहेज नहीं करेंगे। दुनिया देख ले कि खाड़ी के पानी में अमेरिका का घमंड अब डूबने की कगार पर है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन हमारे लिए कोई अजेय किला नहीं, बल्कि स्टील का एक विशाल भंडार है जो अब हमारी मिसाइलों की सीधी जद में है। हमारी वायु रक्षा इकाइयों ने साबित कर दिया है कि उनके तथाकथित अदृश्य और आधुनिक विमान हमारे रडार से बच नहीं सकते। अगर वॉशिंगटन ने एक भी गलत कदम उठाया तो हम इस युद्धपोत को इतिहास के पन्नों में दफन कर देंगे। ये अब हमारे लिए सुरक्षा की दीवार नहीं, बल्कि उनके सैनिकों के लिए एक तैरता हुआ ताबूत बन चुका है। सवाल यही है कि क्या अब्राहम लिंकन वाकई ईरानी मिसाइलों के रेंज में आ चुका है? इसके लिए आपको अमेरिकी युद्धपोत की पोजीशन को समझना होगा। रिपोर्ट्स कहती हैं ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ओमान के खाड़ी यानी गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर के बीच एक्टिव है। कहा जा रहा है कि ये कैरियर ग्रुप ईरान के तट, खासकर चाबहार और बंदर अब्बास से लगभग 250 से 340 किलोमीटर की दूरी पर है। सवाल है कि क्या ईरानी मिसाइलें इसे टारगेट कर सकती हैं? जवाब है हाँ। रिपोर्ट्स कहती हैं ईरान के खालिज फारस और कादर जैसी मिसाइलों की रेंज 300 से 2000 किलोमीटर तक है। इसका मतलब है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन पूरी तरह से किलिंग जोन में है। हालांकि अमेरिका कहता है कि दिक्कत अमेरिका की नहीं बल्कि ईरान की बढ़ने वाली है, क्योंकि ईरान के इरादे नेक नहीं है। वो मिडिल ईस्ट पर कब्जा करना चाहता है। The greatest, we had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. 100 missiles going 2,000 miles an hour were coming at this element of importance, tremendous power and importance. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. Not one missile got through. That was the Patriot system. It's great. We have the best equipment in the world. We have the best military, the most powerful, most lethal military in the world by far. Earlier this year, in a stunning display of American. ट्रम्प की धमकियां इसलिए भी हैं क्योंकि ईरान युद्ध पर टिका हुआ है। इसी युद्ध को लेकर मिसाइल बनाम कैरियर ग्रुप का सिस्टम एक्टिव है। सवाल तो ये भी है कि जब 100 मिसाइलें एक साथ आती हैं तो क्या उन्हें एक सिंगल सिस्टम रोक सकता है? जवाब है नहीं। 100 मिसाइलों को एक साथ कोई भी एक सिस्टम नहीं रोक सकता। इसके लिए मल्टी लेयर डिफेंस की जरूरत होती है। अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी सैटेलाइट्स और रडार 1000 किलोमीटर दूर से ही लॉन्च को पकड़ लेते हैं और फिर सबसे पहले लंबी दूरी की मिसाइलें पेट्रियट डिफेंस सिस्टम से टकराती हैं और जो बच जाती हैं उन्हें जहाज के पास पहुंचने पर फेलेंक्स गैटलिंग गन 1 सेकंड में 75 गोलियां दागकर तबाह कर देती है। 100 मिसाइलों का मतलब है कि रडार को एक साथ 100 टारगेट ट्रैक करने होते हैं। पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का आधुनिक रडार एक साथ 100 से ज्यादा टारगेट को ट्रैक करने में सक्षम है। They are begging to make a deal, not me. They're begging to make a deal. And anybody that saw what was happening over there would understand why they want to make a deal. But they say, oh, we're not talking to them. Anybody would know that. And only a total fool. And they're not fools. They're very smart, actually, in a certain way. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators. They are begging to work out a deal. I don't know if we'll be able to do that. I don't know if we're willing to do that. They should have done that 4 weeks ago. They should have done it 2 years ago. हालांकि दूसरी तरफ ईरान को अपने कादर मिसाइल पर नाज है, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह समंदर की लहरों से मात्र 3 से 5 मीटर ऊपर उड़ती है। इससे जहाज के रडार को पकड़ने में बहुत कम समय मिलता है। इसे ट्रक या छोटे जहाजों से कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसके लॉन्च पैड को तबाह करना मुश्किल है। इस क्रूज मिसाइल की रेंज करीब 300 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। हालांकि अमेरिकी पैट्रियट का रडार डिजिटल बीम तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो ईरान की जैमिंग तकनीक को बेकार कर देता है। एक पैट्रियट बैटरी में कई लॉन्चर्स होते हैं। अगर 100 मिसाइलें आती हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक तरीके से तय करता है कि कौन सी मिसाइल सबसे पहले गिरेगी और किसे पहले मारना है।
वॉशिंगटन के हुक्मरानों को यह समझ लेना चाहिए कि ओमान की खाड़ी अब उनके मनोरंजन का मैदान नहीं है। हमने न सिर्फ उन्हें ट्रैक किया बल्कि उन्हें अपनी सीमाओं से खदेड़कर ये बता दिया कि इस क्षेत्र का आसमान अब उनके लिए सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी कमांडरों को याद रखना चाहिए कि समंदर की लहरें अब हमारे पक्ष में है और उनकी तकनीक हमारी युद्ध नीति के सामने बेअसर साबित होगी। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। अब पूछा तो ये भी जा रहा है कि क्या ये अमेरिकी तकनीक की जीत है या फिर ईरानी मिसाइलों ने सिर्फ अमेरिकी डिफेंस की टो लेने के लिए ये डमी अटैक किया था। बहरहाल जो भी, इतना जरूर है कि इस बार समंदर में आग लगने की तैयारी हो चुकी है। समंदर का पानी बारूदी वार पलटवार से खौलता जा रहा है। इस जंग के शहमात के खेल में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी एक और चाल फेंकी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को किसी भी तरीके से अब बातचीत की टेबल पर आना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि युद्ध खत्म हो। वो गिड़गिड़ा रहा है कि कोई ना कोई डील दोनों देशों के बीच में हो जाए। वहीं ईरान बार बार ये कहता रहा कि अगर युद्ध खत्म होगा तो उनकी अपनी शर्तों पर। अमेरिका की तरफ से 15 शर्तें जो ईरान के लिए रखी गई हैं, उसके जवाब में ईरान ने भी अपनी 5 शर्तें रख दी गई। इन शर्तों के खेल में क्या ये जो समय है, ये एक स्ट्रेटेजिक पॉज का समय लिया जा रहा है? क्या कहीं ना कहीं ये समझौते की तरफ बढ़ रहा है या फिर युद्ध का एक बड़ा विध्वंसक मोड़ अभी आना बाकी है? जंग के बीच शर्तों पर शर्तें। अमेरिका के 15 पॉइंट्स, ईरान की 5 शर्तें। क्या शर्तों पर टिका भविष्य जंग का? 1 महीना हो रहा है, ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका पहले दिन से दावा कर रहा है कि ईरान में सब तबाह हो गया है, उसकी लीडरशिप खत्म हो चुकी है, उसकी वायुसेना एयरफोर्स खत्म हो गई है। लेकिन अमेरिका और इजराइल के हर वार पर ईरान उसी तरह पलटवार करता है। एक दूसरे को घुटनों पर ला देने के दावों के बीच जंग रोकने के लिए भी बात होने लगी है, पर्दे के सामने भी और पर्दे के पीछे भी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के सामने युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्री प्लान रखा था। हालांकि ये प्लान आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन खबर यह है कि अमेरिका ने ये प्लान पाकिस्तान के जरिए भिजवाया था। अब यह भी खबर आ रही है कि ईरान ने भी युद्ध खत्म करने के लिए 5 शर्तें रख दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान युद्ध खत्म करने के लिए 15 सूत्रीय प्लान भेजा था। ये प्लान आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लान पाकिस्तान के जरिए भेजा गया था। अब खबर आ रही है कि ईरान ने 5 शर्तें सामने रख दी हैं। दुश्मन की तरफ से सैन्य आक्रामकता और हत्याओं पर पूरी तरह रोक लगाई जाए, भविष्य में दोबारा युद्ध न होने की ठोस गारंटी, युद्ध में हुए नुकसान के लिए ईरान को हर्जाना दिया जाए, सभी मोर्चों पर संघर्ष का पूर्ण अंत, जिसमें क्षेत्र के सभी रेजिस्टेंस समूहों पर हमले भी शामिल हों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान के संप्रभु अधिकार को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करते हुए गारंटी दी जाए। इन 5 शर्तों के बारे में ईरान के सरकारी प्रेस टीवी ने ईरान के एक सीनियर अधिकारी के हवाले से बताया है। ये कहा गया कि इस युद्ध का अंत तब होगा जब ईरान तय करेगा, न कि ट्रंप। ईरान ने जो शर्तें रखी हैं वो अमेरिका के लिए मानना कितना आसान या मुश्किल होगा। ईरान ने अमेरिका के सामने 5 शर्तें रखी हैं। 2-3 शर्तें तो ऐसी हैं जिन्हें माना जा सकता है कि टारगेटेड अटैक ना हो, नहीं किए जाएंगे, युद्ध विराम टेम्परेरी ना हो, परमानेंट हो, माना जा सकता है, और
आइंदा कभी फ्यूचर में भी अटैक ना हो, कहने में क्या नुकसान है, फ्यूचर किसने देखा है। लेकिन दूसरा, मुआवजा दिया जाए। जो ईरान ने नुकसान पहुंचाया है मिडिल ईस्ट कंट्रीज के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक करके, उसका मुआवजा कौन देगा। और फिर वो कहता है कि मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अधिकार मिलना चाहिए और उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी मान्यता दे। क्यों मान्यता दे? क्योंकि अमेरिका तो खुद ये कह रहा है, उसकी 15 शर्तों में ये शामिल है। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा? क्या कभी अमेरिका ईरान को मुआवजा देगा? क्या ऐसी कोई ठोस गारंटी देगा जिससे ईरान पर हमला न हो? क्या ईरान की शर्तों को इजराइल मानेगा? ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला इसलिए किया क्योंकि इजराइल ऐसा चाहता था। 1 साल के अंदर 2 बार अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। इजराइल ने ईरान के साथ लेबनान पर भी हमले शुरू कर दिए, जिससे इस जंग की सीमा और बढ़ गई। ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि वो बातचीत कर रहे हैं। ईरान के कुछ नेता पर्दे के पीछे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ईरान लगातार मना करता आया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि जो अब तक सरेंडर की बात कर रहे थे वो अब बातचीत की बात कर रहे हैं। ये बातचीत की बात कर रहे हैं? क्या ये वही नहीं है जो बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात करते थे? अब वो बातचीत की बात क्यों कर रहे हैं? मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। अब तक किसी भी सौदे का प्लान नहीं हुआ है, लेकिन पहले सरेंडर की बात करने वाला दुश्मन अब समझौते का रास्ता तलाश रहा है। वो अपने आला अधिकारियों को भेजकर हमसे बात करना चाहता है। इसका मतलब है वो हार मान चुका है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप किसी तरह इस जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि इस जंग से अमेरिका को बड़ा नुकसान हुआ है। पश्चिम एशिया में उसके अड्डों पर भारी तबाही मची है। जंगी बेड़ों और अरबों डॉलर के फाइटर जेट्स ईरानी हमलों की जद में आए हैं। हॉर्मुज में ईरानी पहरे ने तेल के दाम बढ़ा दिए हैं। ट्रंप के सामने ये दिक्कत है कि उनके नेटो के सदस्य देश ही उनकी मदद से पीछे हट गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ट्रंप इस जंग से निकलेंगे कैसे, किन शर्तों? बारूद की गर्मी के बीच जिस तरीके से मौसम ने यहाँ पर करवट बदली है, उसने भी इस जंग में एक बहुत अहम, इस वक्त कहें तो अपनी तरफ से एक बहुत अहम मोड़ की तरफ इस जंग को मोड़ दिया है। कारण ये है कि एक टोर्नेडो यहाँ पर आ रहा है और इस खाड़ी में जिस तरीके से बादल छाए हुए हैं, ऊंची लहरें हैं, एक्सपर्ट्स का मानना ये है कि ऐसी जो हालात होते हैं उसमें विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो जाती है और दुनिया की सबसे ताकतवर वायुसेना के लिए भी ये जो माहौल है वो हाथ पैर फुलाने वाला होता है। तो क्या इसी विंडो का इंतजार करके ईरान अपना कोई बड़ा हमला, कोई बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है? क्या अमेरिका को एक बार फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाकर इस शहमात के खेल में अपनी स्ट्रैटेजी को बदलना होगा? ईरान का गेम चेंजर तूफान आ रहा है। एक 120 किलोमीटर की स्पीड से महायुद्ध बदलने वाला है। न सुपर पावर अमेरिका, न इजराइल, न ईरान, महायुद्ध में इस तूफान का सामना कोई नहीं कर पाएगा। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में महायुद्ध में बाजी पलट जाएगा। आसमान में बारूद का धुआं नहीं, रेत का बवंडर छा जाएगा। एक ऐसा बवंडर जो सिर्फ रेत नहीं उड़ाएगा बल्कि मॉडर्न वार के समीकरणों को भी तहस नहस कर देगा, जिसका ट्रेलर पश्चिम एशिया के आसमान में दिखने लगा है। दोहा और दुबई के आसमान पर बिजली चमक रही है। एक तरफ बारूदी मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, ड्रोन अटैक से शहर जल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुदरत का टॉर्नेडो एली तैयार हो रहा है। ओमान से लेकर ईरान के तटों तक
और सऊदी के रेगिस्तान से लेकर इजराइल की सरहदों तक आने वाले महातूफान ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के जनरल और कमांडरों के माथे पर पसीना ला दिया है। महायुद्ध के बीच पश्चिम एशिया में 120 किलोमीटर की रफ्तार से टॉर्नेडो एरी तूफान आने वाला है। तो क्या महातूफान से महायुद्ध की रणनीति बदलने वाली है? रिकनेसेंस करने वाले जो अलग अलग सिस्टम हैं, चाहे वो ऑप्टिकल सिस्टम हो, इंफ्रारेड सिस्टम हो, उनके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिग्रेडेशन तो होता ही है। इसी तरह से अंतरिक्ष में उड़ने वाले जो सैटेलाइट हैं, वो ज़मीन पर या समुद्र की सतह पर जो टारगेट्स हैं उनको सही तरीके से रेकी नहीं कर पाते, क्योंकि बीच में बादल आ जाते हैं। तो क्या इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि ठीक टॉर्नेडो हिट करने के 1 घंटा पहले कुछ इमेजिनरी रिकनेसेंस कर ली जाती है, और जब टॉर्नेडो 1 या 2 घंटे के बाद पास हो जाता है तो टॉर्नेडो क्लियर होने के फिर से 1 घंटे के बाद एक और इमेजिनरी यानी रिकनेसेंस कर ली जाती है। और जब दोनों को एआई के द्वारा कंपाइल किया जाता है तो टोटल रिकनेसेंस आइडिया जो है, इंटरप्रिटेशन जो है, उसको बनाने में एक्सपर्ट्स को कोई खास दिक्कत होती नहीं है। मस्कट, दुबई और बंदर अब्बास ये वो इलाके हैं जहां पिछले 12 घंटों से मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। खाड़ी में बने अमेरिकी बेस तक में पानी भरने लगा है। सऊदी अरब और कुवैत के आसमान में रेतीली आंधी के साथ बिजली कड़क रही है, जिसने मिलिट्री बेस की विजिबिलिटी को 0 के करीब पहुंचा दिया है। महातूफान के बीच रणभूमि में अमेरिका और इजराइल को बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि रेतीले तूफान के साथ आसमान में विजिबिलिटी कम हो जाएगी। ऐसे में बहुत मुमकिन है इजराइल और अमेरिका के फाइटर जेट्स खराब मौसम, बिजली और बादलों की वजह से सटीक टारगेट हिट न कर सकें। लेजर गाइडेड मिसाइलों को घने बादलों और भारी बारिश को भेदने में मशक्कत करनी पड़ेगी। सवाल है, महातूफान आएगा तो वॉर जोन में ये किसके लिए गेम चेंजर साबित होगा? हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ड्रोन्स या यूएवी के ऑपरेशन में थोड़ी सी बाधा आती है। खास तौर से अगर यूएवी है जिनकी स्पीड, या ड्रोन है जिनकी स्पीड महज 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर होती है, वो अपने गंतव्य दिशा में उड़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। इसी तरह से उनके जो सेंसर कैमराज हैं, चाहे इंफ्रारेड हो, चाहे यूवी रेंज में काम कर रहे हो या ऑप्टिकल रेंज में काम कर रहे हो, सेंसर्स जो हैं उनकी जो रिजोल्यूशन पावर होती है, यानी छोटे से छोटे कितने ऑब्जेक्ट को कितनी क्लैरिटी के साथ दिखा पा रहे हैं, उसमें भी थोड़ा सा डिग्रेडेशन होता है। ईरान के सबसे बड़े हथियार उसके ड्रोन और प्रॉक्सी वारफेयर, हूती हो या हिजबुल्लाह, इनकी पूरी ताकत छोटे, सस्ते और सटीक ड्रोनों पर टिकी है। जब हवा की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा का कांटा पार करती है तो इन ड्रोन्स का जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम काम करना बंद कर देता है। धूल और भारी बारिश की वजह से कैमरे ब्लाइंड हो जाते हैं, यानी जिस सटीक निशाने का दावा ईरान करता था वो इस धुंध में अपना रास्ता भूल सकते हैं। सवाल है, कुदरत के इस अटैक का महायुद्ध में ईरान को फायदा होगा या नुकसान? अगर बहुत बड़ा तूफान आता है तो तूफान के साथ धूल भरी आंधियां भी आ सकती है डेजर्ट के ऊपर। पश्चिम एशिया का काफ़ी बड़ा हिस्सा डेजर्ट है, और इसी तरह से समुंदर के ऊपर या ज़मीन के ऊपर बादल भी आ जाते हैं। तो जो सैटेलाइट से जो इमेजरी बनती है, यानी जो फोटोग्राफ लिए जाते हैं या वीडियो बनाए जाते हैं, उनको सही तरीके से टारगेट को ढूंढने में और टारगेट को ट्रैक करके टारगेट का हाई रेजोल्यूशन फोटो लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तूफान से पहले बादल जमकर बरस रहे हैं। खतरा यह है कि जब भीषण बारिश होती है तो सऊदी अरब, यूएई और ईरान के रेगिस्तानी इलाकों में रेत पानी नहीं सोखती, जिससे फ्लैश फ्लड आती है, जिसका मंजर खाड़ी के कुछ देशों में दिखने भी लगा है। खबर यह भी है कि महातूफान की आहट के बीच अमेरिकी सैनिकों को होटलों में शिफ्ट किया गया है। बाढ़, बारिश और ओलावृष्टि जैसे हालात में
सुपर पावर अमेरिका की सप्लाई लाइन और मूवमेंट भी ठप हो सकती है। युद्ध के माहौल में अगर मौसम खराब हो तो जाहिर बात है जो पक्ष कमजोर है उसको थोड़ा सा तो फायदा हो ही जाता है, क्योंकि जाहिर बात है जो कमजोर पक्ष है उसके पास ना सैटेलाइट हैं, ना उसके पास MQ-9 जैसे भारी भयंकर सोफिस्टिकेटेड रिकॉग्निसेंस करने के लिए UAV या ड्रोन हैं। तो कमज़ोर जो पक्ष है वो हमेशा खराब मौसम में अच्छी तरह से युद्ध लड़ पाता है, क्योंकि जो पक्ष मजबूत है, जिसके पास सैटेलाइट है, ड्रोन्स है, रिकॉग्निसेंस के लिए UAV है, वो तो उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है खराब वेदर में। महातूफान की आहट के बीच हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंडेब को बंद करने की धमकी दी है। इस बीच ओमान के तट पर 5 से 7 मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं, जिसने नौसैनिक जहाजों की मूवमेंट को ठप कर दिया है। जाहिर है अगर इजराइल का एयर वर्चस्व तूफान की वजह से डिस्टर्ब होता है तो ईरान को अपने बुनियादी ढांचे की मरम्मत करने और नई पोजीशन लेने का वक्त मिल जाएगा। टेल अवीव से NDTV इंडिया पर यह विशेष पेशकश में इतना ही। पल पल की खबरें लेकर NDTV पर आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।